सैतानिक रिचुअल्स, शैतान की वर्शिप करना, इन सैतानिक रिचुअल्स के लिए बच्चों को यूज़ करना और रिचुअल्स में यूज़ करने के बाद उनको ना किसी भी हद तक चले जाना के सेटिस्फैक्शन के लिए उन बच्चों को एक्सप्लॉइट करना और जिन बच्चों के साथ सैतानिक रिचुअल्स हुए हैं उनको काट के वही ज़मीन में गाड़ देना, छोटे बच्चों को सेक्स की तरह यूज़ करना, इतनी सारी प्रैक्टिसेस एप्स्टीन के आइलैंड पे हो रही थी। आज इस एपिसोड में बात करेंगे कि सिंबॉलिक सेरेमोनीज, एलिट गैदरिंग्स, सैतानिक रिचुअल्स और बाल और मलोच के बारे में भी बात करेंगे और उस आइलैंड पे जितने भी रिचुअल्स हो रहे थे वो कौन से रिचुअल्स थे, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। एप्स्टीन ने अपना एक ऐसा सर्कल बना लिया था कि मल्टीपल विक्टिम्स को ट्रैप करके एप्स्टीन के आइलैंड पे लेके आया जाता था। उन लड़कियों को जैसे ही आइलैंड पे लेके आया जाता था उसके बाद उन लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इन लड़कियों को या फिर जितने भी बच्चे हैं उनको कर दिया जाता था और यूज़ किया जाता था फॉर द एलिट सेटिस्फैक्शन। 10 से 15 साल की लड़कियों को प्रेग्नेंट करना, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, ईटिंग, प्लेइंग विद एंड कंसिडरिंग देम एज अ टॉय। एलिट्स इन लड़कियों को या फिर जितने भी बच्चे थे उनको अपने लिए यूज़ करते थे और उनको एज अ टॉय की तरह भी कंसिडर करते थे। जो भी विक्टिम्स थे वो एलिट्स को ना करे तो उनको उन विक्टिम्स को था। ओके, डीपली इन सैतानिक रिचुअल्स के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। वो आइलैंड कैसा था? एप्स्टीन उस आइलैंड पे उन बच्चों को सिर्फ सेटिस्फैक्शन करने के लिए यूज़ नहीं करता था। वहाँ पे उन बच्चों को या फिर उन बच्चों को वो एज अ सैतानिक रिचुअल्स करने के लिए यूज़ करता था। सिंबॉलिक सेरेमोनीज, एलिट गैदरिंग्स जिसके अंदर कुछ पावरफुल लोगों का आना जाना था और इसी पावर के नाम पे एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस उस आइलैंड पे की जा रही थी। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड के ऊपर एक मेन हाउस था, 3 गेस्ट कॉटेजेस थी, एक हेलीपैड था और पूल्स भी थे जहाँ पे गिज़लेन मैक्सवेल इन पूल्स में इन लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी। और उस आइलैंड पे कुछ टनल्स भी थे, बट वहाँ पे एक चीज़ ऐसी डिफरेंटली स्ट्रक्चर की गई थी कि वो वहाँ पे बिलोंग नहीं करती थी और ये स्ट्रक्चर जहाँ पे लोग रह रहे थे उससे बहुत ही दूर था और हिल टॉप पे था। और जितने भी लोग थे वो उस स्ट्रक्चर को देख के ये कह रहे थे कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बिलोंग क्यों करता है। तुम्हें ये सिर्फ एक रूम लग रही होगी बट ये स्ट्रक्चर एक तरह से एक टेम्पल था जो मामलुक ईरा की तरह दिख रहा था। और जो ये स्ट्राइप थी या फिर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वहाँ पे, तुमने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या फिर किसी टीवी शोज़ में देखा होगा। जब एप्स्टीन के बारे में बात चल रही थी एट द स्टार्टिंग किसी ने भी उस स्ट्रक्चर के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट बाद में लोगों के सामने ये आया कि जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थे, जो जितने भी गेस्ट कॉटेजेस थे या फिर हेलीपैड थे, उससे ये टेम्पल बहुत ही दूर था और इस टेम्पल को इंटेंशनली जो रेसिडेंशियल एरियाज थे वो वहाँ से दूर रखा गया है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। टेम्पल के बाहर एप्स्टीन ने इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी क्यों रखी गई थी? ये क्लियरली दिख रहा है कि एप्स्टीन ने जो ये टेम्पल बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा मामलुक ईरा से कनेक्टेड था। मामलुक ईरा बेसिकली वो टाइम जिस टाइम पे बच्चों को किडनैप करके उनको स्लेव्स की तरह यूज़ किया जाता था या फिर और खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए उन बच्चों को यूज़ किया जाता था। मामलुक टेम्पल में भी काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स किए जाते थे और जो ये मामलुक ईरा था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यंग गर्ल्स को भी सेल किया जाता था, उनको ट्रेड किया जाता था और जितने भी सैतानिक रिचुअल्स थे वो सभी सैतानिक रिचुअल्स मामलुक टेम्पल के अंदर किए जाते थे। उस टाइम पे लोग इन बच्चों को या फिर इन यंग गर्ल्स को एज अ कॉन्क्यूबाइन की तरह यूज़ करते थे। एक सिंपल चीज़ सामने आ रही कि जितने भी चीज़ें उस आइलैंड पे हो रही थी वो सभी चीज़ें एप्स्टीन पूरी दुनिया के सामने रख रहा था। ये कहते हैं ना, जो भी चीज़ें सामने रखी जाए तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। बहुत सारे जो एलिट्स थे वो जब कोई अवार्ड्स था या फिर फंक्शंस होते थे, जितने भी फंक्शंस होते थे उसमें डायरेक्टली वो बात करते थे। जो भी ये चीज़ें एप्स्टीन, जो भी ये एलिट्स ये कैमरा के सामने आके या फिर टीवी शोज़ में आके जो भी बताते थे उन चीज़ों के ऊपर हम हंसते थे। स्टार्टिंग में उस टेम्पल पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया,
बट आगे जाके समझ में आया कि उस टेम्पल के एरिया में इतना रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस क्यों था। एप्स्टीन की वो सेरेमोनियल प्लेस थी। एप्स्टीन के टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर मामलुक ईरा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें मलोच के बारे में भी बात करनी चाहिए। मलोच हिमसेल्फ इज अ सैक्रिफिशियल गॉड। मलोच को एंशिएंट इजराइल के टाइम पे कैनानाइट कम्युनिटी वर्शिप करती थी। मलोच ये बाल से भी ज्यादा खतरनाक रूलर था क्योंकि वो एक पगान डेटी था, विच मीन्स मलोच गिव्स द क्लियर कंडीशन विथ चाइल्ड। इसलिए मलोच की जब तुम स्टैचूज देखते हो या फिर अब तुम गूगल सर्च भी करोगे तो मलोच के हाथ आगे स्ट्रेच्ड आउट होता है, मतलब कि जो भी ये चाइल्ड सैक्रिफाइस चल रहे हैं उस टाइम पे उस बच्चों को वो लेके जा सके। मलोच को बुल हेडेड की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है, और जो ये सामने की तरफ हाथ स्ट्रेच्ड आउट होता है उसका मीनिंग था कि उस न्यू बॉर्न बेबी को वो रिचुअल्स के टाइम पे लेके जा सके और उन बच्चों को के टाइम पे एक्सेप्ट कर सके। मलोच को एक तरह से चाइल्ड एंटिटी फॉलन एंजल की तरह भी बोला जाता था। और जब ये रिचुअल्स होते थे तब जो ये न्यू बॉर्न बेबी है उनको मलोच के स्टैचू के साइड के रूम में पूरी रात उन बच्चों को रखा जाता था। ये मलोच उनके साथ कनेक्ट हो सके और जब ये सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं उन बच्चों को वो ऊपर लेके जा सके। ये जब रिचुअल्स होते थे उस टाइम पे पूरी रात एक आग लगाई जाती थी और ये आग पूरी रात चलने के लिए उस आग में डाला जाता था। जब ये सैक्रिफाइसेस होती थी तब इन न्यू बॉर्न बेबीज को साइड के चेंबर में रखा जाता था और मलोच की जो स्टैचू थी उसके साइड पे एक सर्कल किया जाता था और जो बच्चे थे उनके खून से और जो भी पेरेंट्स थे उनके आंसू उस स्टैचू को लगाए जाते थे। उस टाइम पे जो ये बच्चों का जो ये ब्लड ऑफर किया जाता था तो वो इसलिए किया जाता था कि मलोच की जो आइडल है वो ह्यूमन वर्ल्ड में जिंदा किया जा सके। इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बाल के बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि बाल हिमसेल्फ अ सैक्रिफिशियल गॉड। जब ये एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हो रही थी तब जो ये निकल के आया उसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो उसमें एक चीज़ ये मेंशन की गई थी कि एप्स्टीन का जो है बैंक अकाउंट था उस बैंक अकाउंट का नाम बाल रखा था। अब हम जानते हैं कि ये बाल क्या है और ये जब तुम नाम सुनोगे तो ये टेम्पल या फिर ये स्ट्रक्चर एक तरह से एक रिचुअल प्लेस की तरह क्यों लगने लगता है। उसका उस साइड का जो एरिया था वो इतना ज़्यादा स्केरी क्यों हो जाता है। एशियन टाइम पे जो ये लोग थे जब ये नाम सुनते थे उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता था और उसमें से एक नाम था बाल। बाल को 600 से लेके 150 BC के टाइम पे ऑल अराउंड द इजराइल और सीरिया में वर्शिप किया जाता था क्योंकि बाल को ये माना जाता था कि वो एक फर्टिलिटी गॉड है जो ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ऑलमोस्ट सभी लोगों की विशेष पूरी करता है विथ क्लियर कंडीशन। बाल इन लोगों को ऐसे ही उनकी विशेष पूरी नहीं करता था। उनका ये कहना था कि उस टाइम पे अपनी विशेष पूरी करने के लिए एक चीज़ सैक्रिफाइस करनी होगी जो हमारे करीब है। फॉर द पेरेंट्स उनका बच्चा ही उनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होगी और उसी करके इन लोगों को अपनी विशेष पूरी करता था। दिस वॉज अ ट्रेड ड्यूरिंग 600 to 1500 BC और जितना बड़ा सेक्रीफाइस होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा। इसलिए पेरेंट्स ने अपने न्यू बॉर्न बेबीज है उनको करना शुरू कर दिया क्योंकि उन पेरेंट्स के लिए वही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होगी। आई थिंक इन रिचुअल्स में इससे बड़ा सेक्रीफाइस नहीं हो सकता। जो भी बाल वर्शिपर्स थे उन्होंने आगे जाके ओनली करना शुरू कर दिया। उस BC के टाइम पे सराउंडिंग में जितने भी रिलीजन्स थे वो सभी रिलीजन्स इसको एक फॉलन एंजल की तरह ट्रीट करने लगे या फिर कहने लगे। क्रिश्चियनिटी में बाल को एक डीमन कहा गया है और इस्लाम में जो भी वर्शिपर्स थे वो शिर्क की तरह बताया गया है। एप्स्टीन के टाइम में बाल की जो वर्शिप करते थे उसमें कल्टिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी थी और एप्स्टीन इस रिचुअल्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता था।
जब हम हिटलर का नाम सुनते हैं तो हिटलर को हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन या फिर डेंजरस पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। बट हिटलर के टाइम पे वॉर शुरू हुई थी तब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रीजंस बताए गए थे। जो रीज़न हमारे सामने नहीं आया वो एक रीज़न था कि हिटलर को पता चल गया था कि इजराइल में और सीरिया में जो रिचुअल्स हो रहे थे वो कितने ज़्यादा हॉरिफाइंग है, जहाँ पे बच्चों को किया जाता है। ये बात पता चलने के बाद हिटलर ने खुद एक डिसीजन लिया कि इजराइल को पूरी तरह से मिटा देना, इजराइल के जितने भी लोग थे उनको मार देना, दैट वाज अ गुड वे टू सेव दिस वर्ल्ड। ये मेंटालिटी हिटलर की हो चुकी थी जब ये रिचुअल्स हिटलर को पता चल गए थे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इकोनॉमिकली यूएसए पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, बट इजराइल स्पिरिचुअली और साइलेंटली पूरी दुनिया को कंट्रोल में रख रहा है और कंट्रोल में ले भी रहा है। नॉर्मली जितने भी लोग स्ट्रगल करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, उनको स्ट्रगल जल्दी नहीं मिलता, तो वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं इन रिचुअल्स में, और जब ये रिचुअल्स करते हैं उनको रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलने लगता है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा था, रिचुअल्स करके सक्सेस ईजीली मिल सकता है। तो बहुत सारे लोग ये रिचुअल्स करके सक्सेसफुल हो भी रहे थे, बट इन अ बैड वे। इसलिए इनको वर्शिप बहुत ही ज़्यादा लोग कर रहे थे। इसी की वजह से हिटलर ने ये डिसीजन लिया कि इन ट्राइब्स को पूरी तरह से हटा दिया जाए। जब एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज हो रही थी तब एक फोटो सामने आई, और उस फोटो में था कि एप्स्टीन किज़वा को ज़मीन पर रख के उसको देख रहा है। तो एक किज़वा क्या है? जो काबा होता है उसके ऊपर एक क्लॉथ रख दिया जाता है, उसको कहते हैं किज़वा। और एप्स्टीन के कनेक्शंस की वजह से एप्स्टीन को ये किज़वा डिलीवर कर दिया था इन यूनाइटेड स्टेट। इस किज़वा को कैसे डिलीवर किया गया? बाय यूजिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसका यूज़ करके यूनाइटेड स्टेट में डिलीवर किया गया और उसके बाद एप्स्टीन के आइलैंड पे लाया गया। और ये डिलीवरी अराउंड फरवरी और मार्च 2017 में हुई थी। एमिरेटी बिजनेस वुमन अजीज़ा अल अहमदी वर्किंग विद अ मैन नेम्ड अब्दुल्ला अल मारी, और ये डिलीवरी एप्स्टीन को इन लोगों ने की थी। और ये डिलीवरी में सिर्फ एक क्लॉथ नहीं था किज़वा का, तो उसके 3 पीसेस एप्स्टीन को डिलीवर किए गए थे। एप्स्टीन को इस किज़वा की क्यों रिक्वायरमेंट थी? बिकॉज ऑफ द सैतानिक रिचुअल्स। ऑब्वियसली किज़वा एक स्पिरिचुअल क्लॉथ है और उसको टच करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं और उसको टच करते हैं। ऑब्वियसली उन लोगों का ऑरा या फिर उन लोगों की एनर्जी उस क्लॉथ में हो सकती है। इसी की वजह से एप्स्टीन ने वो क्लॉथ ऑर्डर किया था। रिचुअल्स रिलीजियस भी हो सकते हैं या फिर कल्चरल भी, बट एप्स्टीन के आइलैंड पे जितने भी रिचुअल्स हो रहे थे वो ह्यूमैनिटी के आसपास भी नहीं थे। दे वेर ऑल सैतानिक। और इन रिचुअल्स को ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे किया जाता था, और एप्स्टीन का ये कहना था कि ये रिचुअल्स रुकने नहीं चाहिए। और जितने भी रिचुअल्स उस आइलैंड पे हो रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग थे, जैसे कि फर्टिलिटी रिचुअल्स, टॉर्चर रिचुअल्स। हम सबको पता है कि एप्स्टीन के आइलैंड पे इन लड़कियों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था उनको यूज़ करने के लिए। बट जब टॉर्चर रिचुअल्स किए जाते थे तब वहाँ पे जो लोग काम करते थे एप्स्टीन के लिए, वो लोग इन टॉर्चर रिचुअल्स को रिकॉर्ड करते थे, और इन रिकॉर्डेड वीडियोस को इन एलिट सर्कल में सर्कुलेट किया जाता था। और इन लड़कियों को ऐसे टॉर्चर किया जाता था कि लड़कियों को ड्रग्स दिए जाते थे एट द एक्सट्रीम लेवल। इतने ज़्यादा ड्रग्स दिए जाते थे कि वो लिटरली वो पूरी तरह से कॉन्शियसनेस खो जाए। तो ये वीडियोस रिकॉर्ड क्यों करते थे और एलिट सर्कल में सर्कुलेट क्यों करते थे? द मेन रीज़न इज़ जो भी एलिट्स थे वो इन टॉर्चर्स को देख सके और इन्जॉय कर सके। इन वीडियोस को बार बार देखा जाए, और ये एलिट्स इन वीडियोस को देखते समय डिस्कस भी करते थे कि और हम किस तरह से इस टॉर्चर को और भी बेहतर कर सके, इस रिचुअल्स को। ये ऐसी चीज़ उस आइलैंड पे हो रही थी। इन वीडियोस के ऊपर वो डिस्कस भी करते थे मेंटली टॉर्चर्ड पर्सन्स इन रिचुअल्स में इन लड़कियों को या फिर इन बच्चों को। और जो ये टॉर्चर करने के टाइम पे या फिर इन रिचुअल्स करने के टाइम पे इन बच्चों
उनके पेरेंट्स से छीन लिया जाता था और उनको पूरी रात भूखा रख दिया जाता था, ताकि जो ये स्टार्विंग बेबीज है वो सभी सर्कल की उनकी लस्ट को पूरे कर सके, और एज दिस बेबी बिकम्स मोर स्टार्विंग सो दे कैन सक देम हार्डर बिकॉज दे आर स्टार्विंग। एलिट गैदरिंग्स होती थी तब इन लड़कियों को, इन टीनेज लड़कियों को एक चेयर पे बिठा दिया जाता था और इनको कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती थी कि वो पूरी तरह से कॉन्शियसनेस खो सके। किसी आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है तो वो कैसे बिहेव करता है, वो लड़कियां उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देती थी, और जितने भी एलिट्स थे वो साइड में खड़े रह के इसको एंजॉय करते थे। और इन सभी रिचुअल्स में एप्स्टीन भी इन्वॉल्व था, ये क्लियरली उन ईमेल्स में लिखा गया है। जितने भी एप्स्टीन के ईमेल्स थे उसमें जो इन एलिट्स के साथ वो बात कर रहा था, उसमें एप्स्टीन कुछ मेल्स में ऐसे भी कह रहा है कि इन लड़कियों को कैसे क्लीन किया जाए, और एक लाइन में ऐसे भी बताया गया है कि बच्चे को श्रिप और उसके फोरहेड को फेंक दिया जाए, और जो ये बाकी वो रखी जाती थी फॉर द रिचुअल्स। और ये सभी चीज़ें एप्स्टीन की ईमेल्स में मेंशन्ड है। इन बॉडीज़ को साफ करके उन बॉडीज़ को साथ क्या क्या किया जा सकता है वो भी एप्स्टीन इन ईमेल्स में मेंशन करता था। और जितने भी सारे टॉर्चर्स किए जाते थे, जितने भी रिचुअल्स किए जाते थे, वो सिर्फ एलिट्स के लस्ट पूरे करने के लिए नहीं किए जाते थे। एप्स्टीन का ये मोटिव था कि जो ये टॉर्चर किए जाते हैं, जितने भी रिचुअल्स किए जाते हैं, उसको ये सभी एलिट्स हुक हो जाए, और ये सभी टॉर्चर्स या फिर जितने भी रिचुअल्स है या फिर फैक्शन ये कंटिन्यूसली उसके आइलैंड पे किए जा सके, जिससे इन एलिट्स के माइंड में एक कल्ट मेंटेलिटी मेंटेन रह सके, और जितने भी डेमोनिक एनर्जीज है वो कंटिन्यूसली उस आइलैंड पे बनी रहे, क्योंकि एप्स्टीन एक्सपेक्ट नहीं करता था कि कोई भी पॉजिटिव एनर्जी उस आइलैंड पे रह सके। जितने भी रिचुअल्स हो रहे थे, जितने भी टॉर्चर्स हो रहे थे, वो इतने लेवल पे पहुंच चुके थे कि वहाँ पे वो लोग में घुस चुके थे, जिसमें एलिट्स भी इन्वॉल्व थे। दोज एलिट्स लिटरली, इवन एक फोटो भी वायरल हुई है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक मेनोपॉज्ड लड़की को बेक और उस टेबल के ऊपर रखा गया है। कोई भी एलिट्स जब एप्स्टीन के साथ कम्युनिकेट करता था तो वो कोड वर्ड्स में बात करते थे। जितने भी ये कोड वर्ड्स थे उनको एज अ ह्यूमन मेंशन किया जाता था। तो हम इन वर्ड्स को देखते हैं। हॉट डॉग इक्वल्स टू बॉय, पिज़्ज़ा मीन्स गर्ल्स, चीज मीन्स लिटिल गर्ल्स, पास्ता मीन्स लिटिल बॉयज़, आइसक्रीम मतलब कि मेल प्रोस्टिट्यूट, वॉलनट मतलब कि पर्सन ऑफ कलर, सॉस मतलब कि ऑर्जी, मैप मीन्स सीमन। एक वर्ड ऐसा भी था जो एप्स्टीन बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता था और उसका मतलब था, और ईमेल्स में भी इस वर्ड को मेंशन किया गया था, क्रीम चीज़ विच रेफर्स टू अ न्यू बॉर्न बेबी। मिस्टर बीस्ट का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो पिज़्ज़ा स्लाइस को कितनी जल्दी खा सके के ऊपर वो आई थिंक वीडियो है। उसमें जो मिस्टर बीस्ट ने एक सेंटेंस कहा है वो ये कहता है कि It's like you're eating Chris's baby. Chris's baby. जैसे ही उसने ये चीज कही उसके बाद 1 से 2 सेकंड्स के लिए उसके एक्सप्रेशंस ये कह रहे थे कि वो सही कह रहा है, और उसके बाद द वे दैट ही लाफ दैट वाज लिटरली डिफरेंट। ये जितने भी सैतानिक रिचुअल्स हो रहे थे उसके बाद, ये रिचुअल्स होने के बाद उन बच्चों को प्लेट्स में सर्व किया जाता था। एक चीज ये भी थी, एप्स्टीन के आइलैंड पे जितने भी वर्कर्स थे जो एप्स्टीन के लिए काम कर रहे थे, मतलब कि कुकिंग करना, रूम को या फिर आइलैंड को क्लीन रखना, इवन दोज सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको एक रिस्ट्रिक्शंस दिए गए थे कि जितनी भी चीज़ें उस आइलैंड पे हो रही है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एंड देयर वाज अ सेकेंड थिंग इज, जितने भी एलिट्स किसी भी मैंशन पे आ रहे थे तो उनके साथ वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते।
रिसेंटली जितने भी फाइल्स रिलीज हुए हैं उसमें से एक चीज़ रिवील हुई कि एप्स्टीन के साथ जो बात कर रहा था एक आदमी जिसका नाम था वुडी एलन। वुडी एलन एक कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर है। वुडी एलन ने अपने ही अंडर एज स्टेप डॉटर किया था और एक एडॉप्टेड बच्ची थी उसके साथ आगे जाके शादी भी की थी। और तुम्हें पता है कि एप्स्टीन के और वुडी एलन के बीच में क्या बात हो रही थी कि ये बात कर रहे थे हाउ टू ईट बेबीज हर्ट एंड देयर बोन्स। एप्स्टीन ने वुडी को एक मेल भी भेजा था, उसमें ये मेंशन था कि बच्चों के बोन्स में बहुत ही ज़्यादा फाइबर होते हैं और तुम तो वो भी नहीं छोड़ते। इसी स्टेटमेंट के ऊपर वुडी ने रिप्लाई दिया कि आई डोंट लाइक टू वेस्ट। और कुछ रिचुअल्स ऐसे भी थे जहाँ पे बच्चों को पैदा करते ही उनके पेरेंट्स से छीन लिया जाता था। जो एप्स्टीन और एलिट्स के बाद में जब ये कन्वर्सेशंस होती थी तब एक वर्ड भी बहुत ही सामने आ रहा था। द वर्ड वॉज बीफ जर्की मीन्स ह्यूमन फ्लैश। एक पॉइंट ऐसा भी था कि जेफरी एप्स्टीन अपने डाइट में सिर्फ बीफ जर्की कंज्यूम कर रहा था। एप्स्टीन ने सिर्फ एक हफ्ते में 70 पाउंड्स मतलब कि 32 केजीज ऑफ ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम कर लिया था। और एप्स्टीन के एक ईमेल में ये भी बात मेंशन की गई है कि एप्स्टीन उस याच पे इन विक्टिम्स के साथ रिचुअलिस्टिक ऑर्गेनाइज करता था और जिस मतलब कि एक तरह से एक वुमन को मल्टीपल मेल्स यूज़ करता है। ये सभी चीज़ें बाल की कल्ट प्रैक्टिसेस में होती थी और जी ऑर्गेनाइज की जा रही थी उस याच पे। तो उस याच के ऊपर अफ्रीकन्स और अमेरिकन्स मेल्स को वाइट ब्लू ब्लॉन्ड फीमेल्स के साथ यूज़ किया जाता था अनटिल एंड अनलेस द गर्ल स्टार्ट। एप्स्टीन के याच पे जो ये रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस हो रहे थे जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को किया जाता था और उनको वहीं पे खाल दिया जाता था। खाली जेफरी एप्स्टीन ही इन बच्चों को या फिर ह्यूमन फ्लैश जितने भी चीज़ें थी वो सिर्फ एप्स्टीन ही कंज्यूम नहीं कर रहा था। इवन वुडी एलन जितने भी रिचुअल्स हो रहे थे जहाँ पे भी रिचुअल्स हो रहे थे उसी टाइम पे उन बच्चों को या फिर इन लड़कियों को या फिर ये मेल प्रोस्टिट्यूट्स को वहीं पे सर्व करके ये लोग खा रहे थे। जितने भी एप्स्टीन के एसोसिएट्स थे मतलब कि एलिट्स थे इनके दिमाग में इतना भर चुका था कि एक ईमेल में ये भी मेंशन था कि एप्स्टीन के एक फ्रेंड ने ये भी मेंशन किया था कि जितने भी फीमेल्स है उनका इन फीमेल्स का मेनोपॉज हो चुका है, उनका कुछ भी यूज़ नहीं है तो वो उनको एज अ यूज़ कर सकता है और उनको हंट करके उनको रिचुअल्स में यूज़ कर सकता है। अगेन देयर इज़ अनदर रिचुअल्स दैट वाज ब्लड रिचुअल्स। ब्लड रिचुअल्स में जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज़ कर दिए जाते थे या फिर छीन लिए जाते थे इन पेरेंट्स से तो उन बच्चों का कलेक्ट कर लिया जाता था आफ्टर द रिचुअल्स। और तो जो ये कलेक्टेड ब्लड था उस ब्लड को टेम्पल में ऑल्टर में ऑफर किया जाता था। साथ ही साथ इस ब्लड को स्टोर भी कर दिया जाता था। और ये स्टोर कहाँ पे किया जाता था पता है? बोस्टन चाइल्ड हॉस्पिटल में इन ब्लड्स को स्टोर किया जाता था। एप्स्टीन का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता था। एप्स्टीन का एज रिवर्सर्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो ऐसा कुछ डिज़ाइन करना चाहता था कि एजिंग स्लो हो जाए। एप्स्टीन ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन। और जो ये यंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन था ये ट्रांसफ्यूशन के लिए भी ब्लड रिचुअल्स में यूज़ होने वाले ब्लड्स को यूज़ करा जाता था। जितने भी बच्चों को किया जाता था उनका ब्लड निकाल दिया जाता था और उनको स्टोर कर दिया जाता था इन बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। और यंग लोगों का ब्लड निकाल के मतलब कि न्यूबॉर्न बेबीज़ या फिर जो भी छोटी बच्चियाँ हैं उनका ब्लड निकाल के जो ओल्ड पीपल्स है या फिर एलिट्स है उनके चेहरे पे वो लगाया जाए, जिसकी वजह से इन एलिट्स की एजिंग स्लो हो जाए। जितने भी टिश्यूज़ डैमेज्ड है वो सभी हील हो सके बिकॉज यंग ब्लड हैव मोर न्यूट्रिशन दैन एनी अदर केमिकल्स। या फिर कुछ एक्टर्स
अपनी एजिंग स्लो हो सके, इसके लिए इन ब्लड्स को वो अपने स्किन पे भी लगाते थे ताकि उनकी स्किन यंग दिख सके। मोस्टली फीमेल एक्ट्रेसेस या फिर मॉडल्स इनको यूज़ करते थे। Okay, let's talk about this facial that you're obsessed with. Explain what it is. Well, it's this way in which one forces through microneedling. It's like a little roller with these. Some of you, I think many of you know it. And it pushes through the skin and ruptures the collagen, and then boosts it. You look like a burn victim for a day, but then it pushes the. What are you pushing into the skin, Sarah? Sandra? Sarah? Carrie? What are you pushing into the skin? Well, you push in whatever the facialist would like to insert into your pores. But what is it? It is an extraction from a piece of skin that came from a young person. Far, far away, and they somehow figured out how to extract. It's foreskin from a Korean baby. That's what it is. No, okay. Who comes up with this? I don't think. It's not like I'm lying there with little pieces all over my face. It's like, Who thinks of collecting it and having it for? We'll do something with this and someday. why didn't we come up with that? Right. It'd be Yeah, rich. and so we call it. I call it the penis facial, and I think when you see how good it is to your face, you too will run to your local facialist and say, "Give me the penis." It's gonna happen. जब मैंने इन एलिट्स की वीडियोस देखी तो उसमें से जो पहले वाले वीडियोस थे, मतलब कि जब ये एलिट्स यंग थे, उस टाइम की वीडियोस, उस टाइम के उनके फेसेस और अभी के उनके फेसेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जब मैं वीडियोस देख रहा था तब बिल क्लिंटन या फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नहीं गया, बट जब मैंने बिल गेट्स को देखा तो उसकी स्किन ऐसी लग रही थी कि एक तरह से चिपकली, एक लिजार्ड की तरह से उसकी स्किन लग रही थी। देयर इज़ अनदर पर्सन, द पर्सन नेम इज़, उसकी स्किन तुम जब देखोगे ऐसा लगता है कि जो ये चिक्स उसके, तुम जब चिक्स देखोगे तो ऐसा लगता है कि उसके चिक्स के ऊपर और एक स्किन लगाई गई है। उन चिक्स में और जो ये मसल्स है उनके बीच में जो लाइंस है वो बहुत ही डिफरेंट है। इवन उसकी स्किन का जो कलर है वो बहुत ही डिफरेंट है। जितने भी रिचुअल्स होते थे उस रिचुअल्स में 2 से 3 लोग नहीं थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और उसमें से थे जॉर्ज बुश, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, क्रिस टिगर, प्रिंस एंड्रयू और बहुत सारे एप्स्टीन के एलिट्स के गैदरिंग्स में ये सभी लोग इन्वॉल्व थे। यानी कि ये सभी इन्वॉल्व थे टॉर्चर्स में, ब्लड रिचुअल्स में, फर्टिलिटी रिचुअल्स में। जॉर्ज बुश जो अमेरिका के 43 प्रेसिडेंट है वो भी एप्स्टीन के रिचुअल्स में इन्वॉल्व थे। जब ये एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ हो रही थी उसके एक मेल पे ये भी मेंशन था कि जॉर्ज में एक मेल विक्टिम था और एप्स्टीन के फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक चाइल्ड सेक्स रिचुअल्स परफॉर्म किया था और जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 साल की एक लड़की का और एक 6 साल की लड़की का किया था, बाद में रिचुअल्स करके फेंक दिया गया था। ट्रंप ने 13 साल की प्रेग्नेंट लड़की को भी किया था। ट्रंप ने इस लड़की के साथ एक्सप्लॉइट किया। इस विक्टिम के साथ तब तक इस विक्टिम को एक्सप्लॉइट करता रहा जब तक उसकी नहीं हो जाती और वो लड़की अपने बच्चों को डिलीवर नहीं कर देती। जैसे ही ये बच्चा डिलीवर हुआ, डोनाल्ड और उस लड़की के अंकल ने मिलकर उस न्यूबॉर्न बेबी को और न्यूबॉर्न बेबी को मिशिगन में बहा दिया। बिल क्लिंटन जो यूएसए के 42 प्रेसिडेंट्स थे वो एप्स्टीन फाइल्स में इनको ऐसा मेंशन किया गया है कि ही वॉज प्रोलिफिक। जब बिल क्लिंटन को पूछा गया तुम कितने बार एप्स्टीन के आइलैंड पे गए थे, तब बिल क्लिंटन ने कहा कि 2 से 3 बार। कि हमेशा एक डिमांड थी कि उसको माइनर्स दिए जाए फॉर द मसाजेस। क्लिंटन
अपने विक्टिम्स को ऐसे यूज़ करता था कि वो डॉग कलर्स इन लड़कियों के गले पे लगाता था और वो वहाँ पे घूमता था। बिल क्लिंटन का और एप्स्टीन का एक मोटिव था कि लोगों की पॉपुलेशन अर्थ में से कैसे कम की जाए। जब बिल क्लिंटन आइलैंड पे आता था तो वो सिर्फ अकेला नहीं आता था, वो हिलरी क्लिंटन के साथ भी आता था। बिल क्लिंटन का और हिलरी क्लिंटन का उनका एक फैटिश था कि वो जब आइलैंड पे आते थे तो उन लड़कियों को, जो भी विक्टिम्स हैं, उनको नंगा करके उस आइलैंड पे भागने के लिए बोल देते थे और इन विक्टिम्स को ढूंढने के लिए हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन निकल जाते थे। हिलरी क्लिंटन इतनी क्रूअल और डिमोनिक थी कि जब इन बच्चों को भागने के लिए बोल देती थी तो वो एक गन के साथ उनको इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने से पहले और इन विक्टिम्स को छुपने के लिए कहा जाता था। जो भी जितने भी सर्वाइवर्स हैं उस एप्स्टीन आइलैंड से, तो वो उनका एक ही स्टेटमेंट था कि he was one of the most abusers over there। हिलरी और बिल जब ये हंट करने के लिए निकल जाते थे तब तुम्हें पता है कि बिल क्लिंटन उन विक्टिम्स के साथ क्या करता था, बट जब क्लिंटन को एक विक्टिम मिल जाती थी तो वो कभी ज़िंदा नहीं लौटती थी और इन विक्टिम्स को हिलरी क्लिंटन एक गन से हंट करती थी। हंट किए हुए विक्टिम्स से उनको तब तक ग्राउंड पे रखा जाता था जब तक पूरा ग्राउंड लाल नहीं हो जाता। जब बिल क्लिंटन को पूछा गया कि तुम एप्स्टीन के आइलैंड पे कितने बार गए थे, तब बिल क्लिंटन ने कहा कि 2 से 3 बार, वो भी सिर्फ किसी काम की वजह से। बट जब एप्स्टीन के फाइल्स रिलीज़ हो रही थी तब ये सामने आया कि बिल क्लिंटन एप्स्टीन के आइलैंड पे 28 to 32 टाइम्स बिल क्लिंटन उसके आइलैंड पे विथ हिलरी क्लिंटन गए थे। जितने भी टीवी शोज तुमने देखे हैं उसमें तुमने एलन डी जेनरेस को देखा होगा। एलन डी जेनरेस वॉज हॉलीवुड मोस्ट प्रोलिफिक, बहुत बार टीवी शोज में देखा होगा। और जो उसके टीवी शोज थे उसके पीछे जो ये स्ट्राइप्स थी वो एप्स्टीन के टेम्पल को मेंशन करती थी। एलन को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और जब एप्स्टीन के आइलैंड पे आती थी एक ही चीज़ कंज्यूम करती थी, दैट वाज कहीं ना कहीं हम एलन का शो देखते थे और उसको एंजॉय भी करते थे। जब ये एलन शोज करती थी तो तुमने एक चीज़ बहुत ही बार सुनी होगी, वो थी पिज़्ज़ा पार्टीज। She does have good parties, and she makes good pizza as well. She makes great pizza. Wonderful, yes. wonderful pizza. All right. और पिज़्ज़ा का मतलब क्या है? द गर्ल्स। एलन और एनी ये एक टाइम पे डेट कर रहे थे और ये दोनों डेट कर रहे थे तब एनी उस टाइम पे और के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। एंड जैसे ये दोनों डेट करने लगे उस कुछ महीनों बाद ही एनी की कार एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई। बट एक ड्रोन फुटेज ये भी वायरल हुई कि जब ये कार एक्सीडेंट हुआ था तब ऊपर से ड्रोन उस सीन को, वहाँ के सीन को कैप्चर कर रहा था। तब उस सीन में ये दिखाया गया है कि मतलब कि वो खुद को छुड़ाना चाह रही थी। एप्स्टीन के फाइल्स में ऐसे भी कुछ नाम्स है जैसे कि इलॉन मस्क, बिल गेट्स, नाओमी कैम्पबेल और सुल्तान बिन सुलेमान। ये सारे एप्स्टीन के क्लाइंट्स थे। कुछ इंडियन नाम्स भी है जैसे कि दीपक चोपड़ा, अनिल अंबानी और अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को एक स्वीडिश ब्लॉन्ड गर्ल की भी मांग कर रहे थे। जितने भी हॉरिफाइंग रिचुअल्स थे वो सभी रिचुअल्स इस टेम्पल के अंदर परफॉर्म किए जा रहे थे। जब तुम टेम्पल को अंदर से देखोगे तो तुम ये कहोगे कि द एरिया वॉज टू मच स्मॉल, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे एलिट्स विजिट करते थे जब ये रिचुअल्स हो रहे थे। वो इतना ही टेम्पल नहीं था, वहाँ पे उस टेम्पल के नीचे बहुत सारे टनल्स थे, बहुत सारे सेक्शंस थे जहाँ पे ये रिचुअल्स किए जा रहे थे। एप्स्टीन नहीं चाहता था कि उसके रिचुअल्स जितने भी हो रहे हैं वो कभी रुक सके। वो कंटिन्यूसली डेमोनिक एनर्जीज उस आइलैंड पे चाहता था। दिस इज द रीजन वाई एप्स्टीन ने अपना टेम्पल ऑन टॉप हिल पे क्यों बिल्डअप किया था और उसके अंदर जितने भी सेक्शंस थे, जितने भी एरियाज थे, वहाँ पे वो सारी रिचुअल्स
कर रहा था। जब भी किसी विक्टिम को मार दिया जाता था और उन विक्टिम्स को एज अ रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता था, तब उन विक्टिम्स के बॉडीज को उन टेम्पल के अंदर से नीचे फेंक दिया जाता था और उसके बाद वो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। और जैसे ही ये रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे तो ये सारे एविडेंस मिट जाए, इसलिए उस सेक्शन को उन बॉडीज़ के साथ सीमेंट्स और कंक्रीट के साथ मिक्स करके वहाँ पे वो पूरा एविडेंस इरेज कर दिया जाता था। ये रिचुअल्स हो रहे थे तो कुछ एलिट्स अपने एरोप्लेन से थ्रू लोलिता एक्सप्रेस नहीं आ सकते थे, इसलिए एप्स्टीन ने एक सबमरीन भी हायर की थी, जिससे जो एलिट्स एरोप्लेन से नहीं आ सकते वो एलिट्स उस सबमरीन से आ सकते थे। और इस सबमरीन का यूज़ करने वाला कौन था पता है? स्टीफन हॉकिंग्स। एक सवाल ये भी आता है कि जितने भी विक्टिम्स उस आइलैंड पे आ रहे थे, उन विक्टिम्स का काउंट उस आइलैंड पे क्यों नहीं बढ़ रहा था? इन विक्टिम्स को जब ये सैतानिक रिचुअल्स हो रहे थे उसके बाद इनको खा दिया जाता था। जो बचा हुआ मटेरियल था या फिर जितने भी डायरेक्ट बॉडीज जिनको वो खा नहीं सकते, तो उन विक्टिम्स को डिस्पोज ऑफ वो कैसे करते थे? एप्स्टीन के पास बहुत सारे तरीके थे। एक तरीका था ट्रैप डोर्स। वहाँ पे उस आइलैंड पे एक जगह पे एक सुराग था। वो जो सुराग था वो डायरेक्टली समंदर के नीचे ओपन होता था। इस सुराग के नीचे वो एरिया इतना डीप था कि वहाँ पे बहुत सारी शार्क्स आती थी। एप्स्टीन इन रिचुअल्स में इन बॉडीज़ का यूज़ करके जिन बॉडीज़ को रिचुअल्स के बाद फेंकना चाहिए, उन बॉडीज़ को उस चेम्बर में या फिर ट्रैप डोर्स में फेंक देता था, जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी उस समुद्र के नीचे जाती थी जहाँ पे बहुत सारी शार्क्स बॉडीज़ को खाती थी और वो सभी बॉडीज़ ये शार्क्स कंज्यूम कर लेती थी, जिसकी वजह से वो जो एविडेंस है वो मिट जाए। और एक तरीका ऐसा भी था कि एप्स्टीन यूजेस सल्फ्यूरिक एसिड टू डिकम्पोज दोज बॉडीज। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में उन बॉडीज को डंप कर देता था, वो बॉडीज सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व हो सके। इस प्रोसेस में पूरी जो विक्टिम की बॉडी थी वो डिजॉल्व हो जाती थी, इवन उसकी स्किन, उसके मसल्स, उसके बोन्स भी डिजॉल्व हो जाते थे और उस केमिकल के साथ वो रिएक्ट करते थे। बट जब ये केमिकल के साथ रिएक्ट करते थे तो एक वाइट लिक्विड तैयार हो जाता था, बट उस वाइट लिक्विड से वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ह्यूमन फोम है। सल्फ्यूरिक एसिड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरी बॉडीज डिजॉल्व हो सके और एक वाइट फोम तैयार हो जाता था और उस वाइट फोम से ये डिटेक्ट नहीं किया जाता था या फिर ट्रैक नहीं किया जाता था कि ये ह्यूमन बॉडी का फोम है। इन बॉडीज़ को इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला जाता है, तब ये बॉडीज़ डिज़ोल्व हो जाती है। बट द हार्डेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी वॉज टीथ। इन टीथ्स को तुम डिज़ोल्व नहीं कर सकते, इसलिए जेफरी एप्स्टीन ने अपने आइलैंड पे एक पर्सनल डेंटिस्ट रखा था। और जितने भी यहाँ पे टनल्स थे और इन टनल्स में बहुत सारे रीजन्स थे, उन टनल्स में हर एक सेक्शन में एक रिचुअल्स होता था। जब जैसे ही वो रिचुअल्स कंप्लीट होता था, उस टनल को सीमेंट से भर दिया जाता था, कंक्रीट में इन बॉडीज़ को रख दिया जाता था, जिसकी वजह से ये बॉडीज़ के जितने भी एविडेंस है वो सारे कवर हो जाए। देयर इज अनदर रिचुअल्स, द बरियल। जेफरी एप्स्टीन का एक जोरो रैंच था जहाँ पे ज़मीन के अंदर पता नहीं वहाँ पे कितनी सारी बॉडीज़ छुपाई गई है और कितनी बॉडीज़ को वहाँ पे रिकवर किया गया है। एप्स्टीन ने उस जोरो रैंच पे अपना एक बेबी फार्म तैयार कर लिया था। एप्स्टीन का अपना एक तरीका था कि उसको चाहिए था कि अपने हिसाब से वो बेबी डेवलप कर सके और इन बेबीज़ को अपने हिसाब से डेवलप करके खुद की विशेष पूरी कर सके। मतलब कि ये डिज़ाइनर बेबीज़ की कंसेप्ट एप्स्टीन चाहता था और ये डिज़ाइनर बेबीज़ की कंसेप्ट नई नहीं है। मतलब कि एप्स्टीन एक्चुअल में एप्स्टीन अपने जीन्स को अलग अलग तरीके से कंबाइन करके वो बेबीज़ डेवलप कर रहा था। जो भी विक्टिम्स थी, उन विक्टिम्स को इस जोरो रैंच पे लाया जाता था, उनको प्रेग्नेंट किया जाता था। जैसे ही इन बच्चों को डिलीवर कर दिया जाता था, तब उनकी माँ से इन बच्चों को छीन लिया जाता था और रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता था।
मतलब कि एप्स्टीन को एक बच्चे में सर्टेन फीचर्स चाहिए, उस बच्चे के अंदर एप्स्टीन वो फीचर्स डाल सकता था, उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता था। क्योंकि एप्स्टीन खुद को सुपर ह्यूमन बीइंग मानता था, वो खुद को अपने ह्यूमन से भी ऊपर मानता था। क्यों? क्योंकि वो खुद डिज़ाइनर बेबीज तैयार कर रहा था। बिल क्लिंटन और बिल गेट्स की तरह ही एप्स्टीन को भी पॉपुलेशन कम करने में इंटरेस्ट था। जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशंस है इस अर्थ पे, उसमें सभी के डीएनएज में एप्स्टीन का डीएनए हो, ये कंसेप्ट एप्स्टीन के दिमाग में बैठ चुकी थी। इसी की वजह से एप्स्टीन ने अपना एक बेबी फार्म खोला था और जितने भी विक्टिम्स को प्रेग्नेंट किया जाता था, वो सभी चीज़ें एप्स्टीन अपने डायरी में लिखता था। वो उसके जितने भी डिज़ायर्स थे, वो सभी डिज़ायर्स एप्स्टीन अपनी एक डायरी में लिखता था। एप्स्टीन ने अपने खुद का स्पर्म यूज़ करके एक लड़की को प्रेग्नेंट किया था। जैसे उस लड़की ने बच्चे को डिलीवर कर दिया, विदिन 10 मिनट्स उस बच्चे को छीन लिया गया और उसको मार दिया गया। और इसको छीनने वाले थे जेफरी एप्स्टीन और गिज़लेन मैक्सवेल। और जितने भी विक्टिम्स को प्रेग्नेंट किया जाता था और इन बच्चों को डिलीवर कर दिया जाता था, तो उन बच्चों को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। और एप्स्टीन का ये कहना था कि जितने भी फ्यूचर पॉपुलेशन होने वाली है, तो वो फ्यूचर पॉपुलेशन उसकी खुद की हो, मतलब कि हर एक ह्यूमन के अंदर एप्स्टीन का खुद का डीएनए हो। जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई, वो सभी चीज़ें सच है। ये सभी चीज़ें जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स में मेंशन्ड है। और जितने भी रिचुअल्स हो रहे थे, जो भी चीज़ें एप्स्टीन चाहता था अपनी लाइफ में, वो सभी चीज़ें जेफरी एप्स्टीन ने इस फाइल्स में लिखी है। मैंने एपिसोड 1 में ये बताया था कि एप्स्टीन को $1 मिलियन की डिमांड रहती थी। दिस इज़ द रीज़न वाई एप्स्टीन नीड्स $1 मिलियन रिक्वायरमेंट। जितने भी फाइल्स रिलीज़ हुए हैं उसमें 1,80,000 इमेजेस है, 2000 वीडियोज़ है और अभी तक सिर्फ 2 से 3 मिलियन फाइल्स ही रिलीज़ हुए हैं और अभी और फाइल्स बाहर निकालना बाकी है। मतलब कि 2 से 3 मिलियन फाइल्स में ही इतनी हॉरिफाइंग चीज़ें बताई गई है, तो उन जो आगे आने वाली 4 से 5 मिलियन फाइल्स जितने भी रह गई है, उसमें क्या होगा? दैट वॉज प्रीटी डिफरेंट एंड दैट वॉज प्रीटी हॉरिफाइंग।